गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पूरा डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर का, और उसमें मैंने जो आपको करवाया था वो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करवा दिया था, और दूसरी हमने केमिकल प्रॉपर्टी भी एक एक्सप्लेन कर दी थी जिसमें एसिडिटी के बारे में आपको बता दिया था। अब दूसरी चीज़ यहाँ स्टार्ट होती है एस्ट्रीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन में क्या है कि अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं, ये रिएक्शन किसी एसिडिक मीडियम में होता है, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, वाटर जो है वो माइग्रेट हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर बनता है। ये आरडेस प्लस वाटर, इसको एस्टर कहते हैं, और इस पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। क्लियर? तो जब कभी किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराया जा रहा होगा तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज़ करिए यहाँ पर हमने C2H5OH लिया और इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ कराया, ठीक है। ये रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में होगा, बेस की प्रेजेंस में भी हो सकता है, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएगा और ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा प्लस H2, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, फिनॉल के साथ जब ये रिएक्शन होता है अगर यही रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड के साथ कराया जाए, और सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन किसी एसिल ग्रुप के साथ कराया जाए, चाहे तो एसिटिक क्लोराइड ले लो या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, ये रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में होता है, pyridine की प्रेजेंस में, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है और ये HCl माइग्रेट होगा, और जो यहाँ पर बनेगा वो होगा OCOCH3 COOH। इसका नाम होता है, इसको एस्प्रिन बोलते हैं। क्या नाम है इसका? एस्प्रिन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में कई बार ये बोर्ड में पूछी गई है, ठीक है ना, एस्प्रिन। अच्छा, अब सैलिसिलिक एसिड कैसे आता, तो यहीं पर हम बताए दे रहे हैं कि रिएक्शन का नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। ज़रा उस रिएक्शन को देखो, राइमर-टामन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है, देखो ये रिएक्शन दो तरीके से कराया जा सकता है। एक तरीका क्या है कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ अगर कराएं, तो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है यहाँ और Cl, यहाँ से HCl बाहर होता है, ये रिएक्शन कार्बीन के थ्रू जाता है। अगर इसकी मैकेनिज़्म देखी जाए, यहाँ का जो बचा हुआ पार्ट CCl3 वो अटैक करता है, और अटैक करके यहाँ एक इंटरमीडिएट बनाता है CCl3, नहीं HCl तो बाहर से आ चुका है, तो CHCl2 बनाता है। ये एक इंटरमीडिएट है। इसका जब हम एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये एक्वस NaOH और KOH है, इसकी 2 मोल लेते हैं तो 2 NaCl यहाँ से माइग्रेट होता है और ये बनता है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। अब क्या है कि एक कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते, वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ से वाटर का जो मॉलिक्यूल है एक बाहर चला जाता है और ये बन जाता है OHCHO। इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को भी हम रीमर-टीमन रिएक्शन बोलते हैं। एक और इसी का रिएक्शन होता है, उसको भी रीमर-टीमन बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कार्बीन के थ्रू इसकी मैकेनिज़्म जाती है, जिस वजह से CHCl2 अटैक करता। बाद में एक्वस NaOH लिया, जिसने क्या किया, NaCl को बाहर किया, उसकी जगह 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाया। अब किसी भी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते, वहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ये सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। इस रिएक्शन का पूरा नाम क्या है? रीमर-टीमन रिएक्शन।
आप चाहो तो इसकी जगह आप CCl4 भी ले सकते हो। अगर इसकी जगह आप CCl4 लोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी रीमर टीमर रिएक्शन है, तो यहाँ एक Cl बढ़ जाएगा, इसके 3 मोल होंगे, यहाँ पर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा, तो फिर ये बनने वाला जो प्रोडक्ट है ये सैलिसिलिक एसिड होगा। ठीक है ना। तो सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड का कन्वर्जन भी पूछा जाता है। ये दोनों रिएक्शन कौन से रिएक्शन थे? रीमर टीमर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NCERT में थोड़ा ये दूसरे तरीके से दिए गए हैं, तो उससे आप थोड़ा कम समझ पाओगे, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। चाहो तो आप NCERT वाला ही मेथड भी देख लेना अगर तुमको लगता है। तो ये एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन हुआ। इसके बाद अगला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब बेटा क्या है कि अगर हम एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल लें और उसका रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में कराएं, ये रिएक्शन 443 केल्विन पर होता है। अगर आपने 413 केल्विन ले लिया तो फिर प्रोडक्ट ईथर बन जाएगा। तो ये आपको 443 केल्विन रखना है और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएगा और मेजर प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन होगा। अगर कभी ऐसा है कि अल्कोहल मिल जाए जहाँ पर अनसिमेट्रिकल, मान लो ये एक अल्कोहल है, यही पूरे ऊपर वाले ही हैं। अब देखिए यहाँ से वाटर को बाहर जाना है, तो जब वाटर बाहर जाएगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, एसिड की प्रेजेंस में होती है, मेनली यहाँ पर H2SO4 लिया जाता है। आप चाहो तो H3PO4 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन H2SO4 को आपके सिलेबस में जारी रिएक्शनों में लेकर के कराया गया होगा। तो देखिए जब वाटर यहाँ से माइग्रेट होगा तो OH तो इस कार्बन से चला गया। जिस कार्बन से OH जाता है उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन को बीटा बोला जाता है। एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल बगल का कार्बन। तो इसके इधर वाला दोनों एडजेसेंट हो गए। अब बात आती है कि यहाँ से तो OH चला गया और हाइड्रोजन किससे जाएगा? रिएक्शन का नाम हम लोग एलिमिनेशन में पढ़ते हैं, बीटा एलिमिनेशन। तो जब हाइड्रोजन निकलने की बारी आती है और दोनों ऐसे कार्बन में कंपटीशन है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर सेम नहीं है, तो फिर हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है एक सेटजेव रूल फॉलो करके। सेटजेव रूल कहता है पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब को और गरीब को, यानी हाइड्रोजन वहाँ से एलिमिनेट कराएंगे हम जहाँ से पहले ही से कम है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ कम है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से चला जाएगा। जो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका ये बनेगा। ठीक है, ये सेटजेव रूल को फॉलो करेगा। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, और माइनर प्रोडक्ट आपसे बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा। इसकी मैकेनिज़्म आपके सिलेबस में है, तो इसकी मैकेनिज़्म और देख लो, फिर हम इस वीडियो को नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। सिर्फ इसकी मैकेनिज़्म आप देख लीजिए। 15 मिनट हो जाए बता देना, 15 हो जाए बता दिए। मैकेनिज़्म में देखो बेटा क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि जो आपने एसिड लिया है उसका डिसोसिएशन होगा, और एसिड का डिसोसिएशन बहुत फास्ट होता है। तो सबसे पहले तो यू रिएक्शन होगा। कोई भी रिएक्शन अगर एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसका डिसोसिएशन सबसे पहले होगा। अब क्या है, सपोज़ करिए आपने एथिल अल्कोहल लिया और एथिल अल्कोहल का OH है, इसके पास में क्या है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। तो H+ आकर के इस पर अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। जब तक इसको ऑक्सीजन को आप प्रोटोनेट नहीं कराओगे तब तक ये OH लीव नहीं करेगा, क्योंकि OH जो एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है, और इसको पुअर लीविंग ग्रुप को हमें गुड लीविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। तो ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है, तो ऑक्सीजन डोनर की तरह काम कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन इस तरीके से रहे। ये ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन को दे दिया, जिस वजह से ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक चीज़ याद रख लो, ऑर्गेनिक में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेवर कैरी पॉजिटिव चार्ज लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है। अगर कहीं सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज इन पर आया है मैकेनिज़्म में, तो वो अनस्टेबल होता है, वो फिर बॉन्ड को ब्रेक करा देता है। तो ये वाला तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब OH एक जैसे दोनों बॉन्ड हैं, तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे। बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर गई और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला गया। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो यहाँ का जो इंटरमीडिएट होगा वो बन जाएगा एक कार्बोकैटाइन, इस तरीके से ये एक कार्बोकैटाइन बना।
अब आप जानते हो कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर गया लेकिन कभी रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या करोगे आप, कैटलिस्ट को बाहर करोगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर होता है जिस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपकी एक एल्कीन बन जाएगी और एल्कीन बनने के साथ साथ ये H+ जा करके क्या करेगा, HSO4 माइनस से रिएक्शन करेगा जिस वजह से H2SO4 जो है वो दोबारा से बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? ये है मैकेनिज़्म किसकी, अल्कोहल से एल्कीन बनाने की। ठीक है, जब नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर देखिए तो कोई कहाँ चला गया, यहाँ से जैसे OH निकल के जा रहा है तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, बीटा। तो इसके पास तो एक ही बीटा कार्बन है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा आ जाए कि उसके पास 2 बीटा कार्बन हो और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन भी अलग अलग हों, तब फिर सेट-जेफ रूल फॉलो करेंगे। और सेट-जेफ रूल का मतलब एक लाइन की बस याद रख लो, पुअर बिकम्स पुअरर, यानी गरीब को और गरीब करो। हाइड्रोजन हमें वहाँ से एलिमिनेट कराना है जहाँ से हाइड्रोजन जो है वो पहले ही से निकल के गया हो। तो ये पूरी रिएक्शन जो है आपकी थी, क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया, हाइड्रेशन का मतलब वाटर और डी का मतलब होता है निकलना। जिस रिएक्शन से वाटर रिमूव होता है उस रिएक्शन को जो है हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसका इंटरमीडिएट है, आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो है क्या बेटा, इस बार 19 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो 19 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, यानी एक नंबर का। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी याद रखना है। इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका क्या याद रखना है आपको, 3:1। क्यों? क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो टर्सरी का होता है जिस वजह से वो जल्दी बन जाएगा और रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आपका होगा 3:1। ओके, तो अब इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर मतलब कल जो है आपको वीडियो मिलेगा और कल ये चैप्टर आपका समाप्त भी हो जाएगा क्योंकि ईथर को हम पहले ही करा चुके थे। तो इसकी एक्सरसाइज आप करेंगे और उसके क्वेश्चन आप हमसे फ्राइडे और सैटरडे को आप डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कराएंगे।